जय हिंद। चलिए आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को हल करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में, यहाँ पर जो समुच्चय दिया गया है वह बहुभुजों का समुच्चय है। बहुभुजों के समुच्चय में एक रिलेशन यहाँ पर दिया है R = P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। मान लीजिए P1 और P2 दो बहुभुज हैं और उसमें P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध तुल्यता संबंध है। हमें तुल्यता संबंध यहाँ पे सिद्ध करना है, उसको हम लोग बाद में हल करेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट हल कर लेते हैं, तुल्यता सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेट ए मान लेते हैं समस्त बहुभुजों का समुच्चय। समस्त बहुभुजों के समुच्चय में एक रिलेशन यहाँ पर दिया है P1, P2 का मतलब है P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है। जब दो अलग अलग बहुभुज हैं उसमें भुजाओं की संख्या समान है। अगर हम P1, P1 कर दें यानी P2 को P1 बना दें तो क्या हो जाएगा, P1 और P1 यानी दो जो अलग अलग बहुभुज थे उसको हमने सेम बना दिया, P1 और P1। जब P1 और P1 दोनों सेम ही बहुभुज हैं तो उनमें भुजाओं की संख्या भी क्या होगा, समान ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे P1 तथा P1 में भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या समान है। जब P1 तथा P2 था वहाँ पे, P2 का स्थान पर बना दे P1, तब क्या हो गया, P1 तथा P1 में भुजाओं की संख्या समान है। अगर P1 और P1 दोनों है ही सेम बहुभुज तो दोनों में क्या होगा, भुजाओं की संख्या समान होगा। मान लीजिए P1 में 4 भुजा है, इसमें भी 4 भुजा होगा, तब P1 और P1 में क्या होगा, भुजाओं की संख्या समान होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P1, P1 बिलोंग्स टू R। तो यहाँ लिखेंगे अतः R स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है और यहाँ पर क्या हो गया, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। अब इसके बाद सममित भी देखते हैं। सममित संबंध, सममित संबंध देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। हम मान लेते हैं P1, P2 बिलोंग्स टू R। P1, P2 का मतलब क्या है, यहाँ लिखा है P1, P2 का मतलब P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है। यहाँ लिख देंगे P1, P2 में भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या समान है। जब P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है, मान लीजिए P1 में 4 भुजा, P2 में 4 भुजा, तब P2, P1 में भी भुजाओं की संख्या समान होगा। जितनी भुजा P1 में है उतनी ही भुजा P2 में है। इसका विपरीत, जितनी भुजा P2 में है उतनी भुजा P1 में है। तो यहाँ लिखेंगे P2, P1 में भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या समान है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, P2, P1 बिलोंग्स टू R। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था P1, P2 में भुजाओं की संख्या समान है, तो ऐसा लिख सकते हैं P1, P2 है तो P1, P2 बिलोंग्स टू R। यहाँ क्या है P2, P1 तो P2, P1 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अतः R सममित संबंध है। सममित संबंध R यहाँ पर है सममित संबंध, ठीक है। अब तीसरा देख लेते हैं, संक्रामक। संक्रामक भी सिद्ध करना है।
संक्रामक भी सिद्ध कर लेते हैं। संक्रामक संबंध, देखिए हम मान लेते हैं, माना पहले मानते हैं, माना P1 कामा P2 बिलोंग्स टू R। यहाँ लिखते हैं P1 कामा P2 में भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, इस बार क्या मान लेते हैं, P2 कामा P3 बिलोंग्स टू R। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P2 कामा P3 में भुजाओं की संख्या समान है। P2 कामा P3 में भुजाओं की संख्या समान है। की संख्या P2 कामा P3 का मतलब है P2 कामा P3 में भुजाओं की संख्या समान है। देखिए जब P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है, मान लीजिए P1 में 3 भुजा, P2 में 3 भुजा, P1 P2 में भुजा समान है। अब P2 में जितना भुजा है उतने ही भुजा P3 में है, यानी P2 में 3 था अभी 3 है, P3 में 3 हो गया, तब P1 और P3 में भी क्या होगा, भुजाओं की संख्या समान होगी। यहाँ लिख देंगे P1 कामा P3 में भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या समान है। जब समान है क्या लिखेंगे, यहाँ से P1 कामा P3 है तो लिखेंगे P1 कामा P3 बिलोंग्स टू R। ठीक है, यहाँ से हम लिख देंगे R संक्रामक संबंध है। R कैसा संबंध है, संक्रामक संबंध हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो R था वह स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, अतः R तुल्यता संबंध है। इस लाइन के बाद एक लाइन आप लोग लिख देना, R स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध है, इसलिए R तुल्यता संबंध है। एक लाइन आप लोग एक्स्ट्रा बढ़ा देना, अतः R तुल्यता संबंध है। R कैसा संबंध हो गया, तुल्यता संबंध हो गया, साबित हो गया। पहला भाग तो इसका हो गया। अब इसके बाद क्या है, 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। किससे संबंधित, एक यहाँ पर त्रिभुज बनाते हैं, पहले इसको हम लोग इरेज करते हैं, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, इससे इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर है 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले, 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय। समुच्चय ए में क्या क्या है, समस्त बहुभुजों का समुच्चय है। इसमें बहुत सारे बहुभुज हैं, त्रिभुज भी आ जाएंगे इसमें, इसके अंदर क्या आ जाएगा, त्रिभुज भी आ जाएगा, वर्ग भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा, आयत भी आ जाएगा, पंचभुज आ जाएगा, खटभुज आ जाएगा। तब कह रहा है 3, 4, 5 भुजाओं की लंबाई वाले समकोण त्रिभुज समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर त्रिभुज
इससे संबंधित होगा। यहाँ पर लंबाई की बात कहा ही नहीं गया है, शुरुआत में बहुभुज की बात किया गया है। तब यह समकोण त्रिभुज, यहाँ पर जो है समकोण त्रिभुज संबंधित होगा किससे? त्रिभुज केवल त्रिभुज से ही संबंधित होगा। भुजाओं की संख्या के आधार पर त्रिभुज केवल त्रिभुज से ही संबंधित होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, अतः समकोण त्रिभुज, अतः समकोण त्रिभुज समस्त त्रिभुजों से संबंधित होगा, यहाँ पर क्या है? सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात किए, तो सभी अवयवों के समुच्चय में क्या होगा? समस्त त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन में कहा है 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समस्त त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लंबाई की बात किया ही नहीं गया है, यहाँ पर बहुभुजों यानी भुजाओं की संख्या की बात किया गया है। लंबाई की बात क्यों नहीं किया? कितना लंबा है, कितना ये लंबा है, कितना ये लंबा है, लंबाई की बात नहीं, भुजाओं की संख्या की बात किया गया है। तो त्रिभुज केवल त्रिभुज से ही संबंधित होगा। इस समकोण त्रिभुज में 3 भुजा है और अन्य भी जितने सारे त्रिभुज हैं उसमें भी क्या होंगे? 3 ही भुजाएं होंगी। तो ये 3 भुजाओं वाला त्रिभुज अपने समान 3 भुजाओं से ही संबंधित होगा। तो यह त्रिभुज किससे संबंधित होगा? समस्त त्रिभुजों से, समस्त त्रिभुजों से संबंधित होगा, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 13। आशा करते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को हल करते हैं। यहाँ दिया है, मान लीजिए कि XY तल में, XY तल का मतलब है समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है। यहाँ पर समस्त रेखाओं का समुच्चय एक दिया है, L दिया हुआ है। यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं, पहले समझ लीजिए उसके बाद हल करते हैं। मान लीजिए XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में यानी समस्त रेखाओं का समुच्चय L है। L से L में एक रिलेशन यहाँ दिया है R = L1, L2 का मतलब है L1 समांतर है L2 के द्वारा प्रदत्त संबंध तुल्यता संबंध है। L से L में परिभाषित संबंध R यहाँ दिया है। L से L में परिभाषित संबंध R, यह जो संबंध दिया हुआ है L1 समांतर है L2 के, यह तुल्यता संबंध है, इसे हम साबित करेंगे। तो यहाँ पर जो समुच्चय दिया हुआ है L क्या है? रेखाओं का समुच्चय, रेखाओं का समुच्चय दिया है। रेखाओं के समुच्चय में एक संबंध दिया है, वो क्या है? यहाँ लिखते हैं, दिया है L1, L2 सच दैट, इसका मतलब है L1 समांतर है, L1 समांतर है L2 के, ऐसा दिया है। L1 समांतर है L2 के। तो तुल्यता साबित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? स्वतुल्य, सममित और संक्रामक सिद्ध करेंगे। तो स्वतुल्य कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, इसे हम लोग स्वतुल्य संबंध सिद्ध करेंगे। जब यहाँ पर L1 L2 है, इसका मतलब L1 समांतर है L2 के। स्वतुल्य में क्या होता है? कोई भी अवयव स्वयं के साथ संबंधित होता है। अगर हम L2 को L1 कर दें तब L1 L1 से संबंधित हो जाएगा, यानी एक ही रेखा स्वयं के साथ संबंधित हो जाएगी, तो तुल्यता अपने आप सिद्ध हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं? L1 समांतर है
समांतर है L1 के। ऐसा हो सकता है कोई रेखा L1 है, यह L1 के समांतर हो सकती है, L1 के समांतर हो सकती है। जब दोनों रेखाएं हैं ही सेम L1 तो L1 के समांतर हो सकती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं L1 कामा L1 बिलोंग्स टू R। यहाँ लिखेंगे अतः R स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। R कैसा संबंध है? स्वतुल्य है। ठीक है, अब सममित देखते हैं, क्या सममित है? सममित संबंध देखिए, सममित हम मान लेते हैं, माना L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R। L1 कामा L2 का मतलब वहाँ दिया है L1 समांतर है L2, यहाँ हम शॉर्ट में लिख देते हैं L1 समांतर है L2 के। ठीक है, जब L1 L2 के समांतर है, मान लीजिए L1 L2 के समांतर है, तो L2 भी क्या है? L1 के समांतर है। अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो दोनों एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं। जब L1 L2 के समांतर है तो L2 L1 के भी समांतर हो सकती है। यहाँ लिखेंगे L1 समांतर है L2 के, तब यहाँ हम स्टार्ट में लिखेंगे L2 समांतर है L1 के। तो इसको क्या लिख सकते हैं? L2 कामा L1 बिलोंग्स टू R। ठीक है, देखिए यहाँ पर L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R, इसका अपोजिट हमें मिल गया L2 कामा L1। तो लिखेंगे अतः R सममित है, सममित है। ठीक है, अब संक्रामक देखिए, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में तीन रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी, हम ले लेते हैं। माना, यहाँ मान लेते हैं, माना L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है? L1 कामा L2 का L1 समांतर है L2 के। ठीक है, और एक रेखा और ले लेते हैं पेयर में L2 कामा L3। इसका मतलब क्या है? L2 समांतर है L3 के। जब L1 कामा L2 को लिखे हैं, L1 समांतर है L2 के, तब L2 कामा L3 को लिख सकते हैं L2 समांतर है L3 के। L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो L1 क्या हो जाएगा? L3 के समांतर हो जाएगा। देखिए L1 L2 के समांतर है और L2 L3 के समांतर है, तब L1 L3 की भी समांतर हो जाएगी। यहाँ लिख देंगे L1 समांतर है L3 के। यहाँ लिखेंगे L1 कामा L3 बिलोंग्स टू R, लिख देंगे R संक्रामक है, संक्रामक है। तो आगे क्या लिखेंगे? R स्वतुल्य सममित संक्रामक है, अतः R तुल्यता संबंध। R क्या है? तुल्यता संबंध है। ठीक है, क्यों तुल्यता है? क्योंकि R स्वतुल्य सममित और संक्रामक तीनों है, इसलिए R तुल्यता संबंध है। तुल्यता यहाँ पर साबित करना था, सिद्ध करना था। उसके बाद कहा है रेखा y = 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है? एक रेखा है y = 2x+4। y = 2x+4 एक रेखा यहाँ पर है, ये है क्या है? y = 2x+4। अब इसी से संबंधित हम अनेक रेखाएं ऐसे बनाना चाहते हैं, समांतर रेखाएं ऐसे। तो इसी से संबंधित, इसी के समांतर अनेक रेखाएं बनाने का तरीका है। यहाँ पर y = 2x तो सेम रहेगा, y = 2x तो सेम रहेगा, तो बदलेंगे क्या? यही जो अचर पद है 4, यहाँ 5 कर देंगे,
एक नई रेखा इसी रेखा के समांतर बन जाएगी। 6 कर देंगे, 7 कर देंगे, 8 कर देंगे, यानी यहाँ पर जो अचर पद है उसी को बदलते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 2x प्लस सी। यहाँ पर c क्या है लिख देते हैं, c बिलोंग्स टू r। c के प्लेस पर कोई भी रियल नंबर आप रखते जाएंगे और y इक्वल टू 2x प्लस 4 से संबंधित हमें रेखाएं मिलती जाएंगी। क्या कहा था क्वेश्चन में, y इक्वल टू 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय। तो y इक्वल टू 2x प्लस 4 से संबंधित y बराबर 2x प्लस सी हो जाएगा समस्त रेखाओं का समुच्चय। सी का मान बदलते जाएंगे, इसी से संबंधित अनेक रेखाएं में मिलते जाएंगी। तो अनेक रेखाएं मिल जाएंगी, उसका एक सेट बना देंगे, तो इससे संबंधित सेट बन जाएगा, रेखाओं का सेट बन जाएगा। ठीक है, यह प्रश्नावली काफ़ी भारी भरकम थी। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक हल कर लिया। 15-16 काफ़ी छोटे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हमने कई किए हैं, आप लोग उसे खुद कर सकते हैं, उसे हम नहीं बताएंगे। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उसे हल करवा देंगे। तो बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं है, आप लोग उसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फलन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। फलन कितने प्रकार का होता है जो आपके सिलेबस में है उसे समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में।